रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिगार्डिंग वेब एपीआई। तो हम देखेंगे कि हम वेब एपीआई को किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ वेब एपीआई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एक जेसन प्लेस होल्डर आपके पास फेक ऑनलाइन रेस्ट एपीआई है टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम वाली लाइब्रेरी को देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप वेब एपीआई को किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। आज के लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन सा कंटेंट जो है वो कवर किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंड्रॉयड शेयर प्रेफरेंसेस को देखा था। फिर हमने देखा कि हम एंड्रॉयड शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, फिर उसमें से डेटा किस तरीके से जो है वो रिट्रीव किया जा सकता है, और अगर आपने रिमूव करना हो डेटा शेयर प्रेफरेंसेस में से तो डेटा आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेब एपीआई होती क्या है। तो बेसिकली जो एपीआई है ये कहलाती है आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अगर हम एपीआई की डिस्कशन करें वेब एपीआई से पहले तो ये बेहतर होगा कि कम से कम हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि एपीआई एक्चुअली होती क्या है। तो अगर एपीआई की बात करें तो एपीआई आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ सब रूटीन्स होती हैं। ठीक कोई बात, कुछ प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं और कुछ टूल्स हो सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के हवाले से। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा जिसको यूज़र जो है वो एक्सेस करके कोई भी फ़ीचर जो है वो अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकता है या डेटा के हवाले से कुछ चीज़ों को ऐड कर सकता है। अब आपके पास वर्ड इसके साथ मज़ीद ऐड हो गया, दैट इज़ वेब। तो वेब एपीआई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको आप ओवर द वेब एक्सेस करते हो यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल, तो आप उसको कहेंगे दैट इज़ अ वेब एपीआई। यानी वही अगर आपके पास प्रोग्रामिंग इंटरफेस हम वेब के ऊपर रखते हैं और आप उसको एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करो तो उसको हम वेब एपीआई कहेंगे। बेसिकली जो वेब एपीआई है ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से ये कि आपके पास जो वेब एपीआई है ये आप किसी भी प्रोग्रामिंग में डेवलप कर सकते हो। आप इसको डॉटेड फ्रेमवर्क में बना सकते हो, आप इसको जावा में बना सकते हो, आप इसको पीएचपी में बना सकते हो। किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप इसको जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको दिया गया है, तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस नहीं करता। अब इसका जो एक बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि सपोज़ आपके पास 3 तरह की एप्लीकेशन है। एक आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, दूसरी हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डेस्कटॉप या आपके पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अब ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, एक सेम डेटा को एक्सेस करना है तो हम कहते हैं इस डेटा को हम लोगों ने ओवर द नेटवर्क रख दिया है और इसके लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना दिया। तो आपकी जो मोबाइल फ़ोन है वो भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और आपका ये सिस्टम भी इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो आपकी एप्लीकेशन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही हैं वो उसको ईज़िली जो है वो क्या कर लेंगी, कंज्यूम कर लेंगी। अब नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन का जो अपना मेमोरी होती है वो इतनी लार्जर नहीं होती कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सके। जैसे इसके अंदर आपके पास एसक्यूएल सर्वर नहीं हो सकता, एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज को नहीं यूज़ किया जा सकता, और नॉर्मली आप मोबाइल फ़ोन में डेटा जो है वो ज़्यादातर स्टोर नहीं करते, क्योंकि अगर आपके पास आपने कोई अपने सपोज़ किसी एप्लीकेशन का डेटा इसमें स्टोर किया हुआ है और आपकी जो मोबाइल फ़ोन है वो किसी वजह से लॉस हो जाता है तो आपका सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर इस पर्पज़ के लिए जो डेटाबेस बनाई जाती है वो हम बनाते हैं ओवर द वेब, और उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल जो सेट ऑफ इंटरफेसेस हम बनाएंगे उसको हम जो है वो वेब एपीआई कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने कोई अपनी वेब एपीआई तो डेवलप नहीं करनी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेब एपीआई आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी तो हम उसको इस एप्लीकेशन में या इस लेक्चर में जो है वो कंज्यूम करने की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक जेसन प्लेस होल्डर रेस्टफुल एपीआई है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है आपके डेवलपर्स के पर्पज़ के लिए कि वो उसको टेस्ट कर सकें, अपनी एप्लीकेशन इसके साथ कनेक्ट कर सकें और वो देख सकें कि क्या मेरी जो एप्लीकेशन है वो वाकई में डेटा फैच करके ला भी रही है या फिर नहीं ला रही। तो ज़रा हम उसको देखते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए आपने सिंपल जो है वेब ब्राउज़र में गूगल ओपन करना है, वहाँ पे आपने लिखना है फेक रेस्ट एपीआई। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके पास जो है ये रेस्टफुल एपीआई आपको मूव कर देगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। ये जो फर्स्ट आपके पास लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये
ओपन हो जाएगा तो इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको रिसोर्सेज नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज है, मल्टीपल रिसोर्सेज है, आपके पास पोस्ट्स हैं, पोस्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोस्ट्स का डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से अगर मैं बैकवर्ड मूव करता हूँ तो यहाँ पे कमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कमेंट्स से रेलिवेंट जो है वो मेंशन हो रही है। इस तरीके से हम जो फोकस करेंगे वो पोस्ट को करेंगे, यानी पोस्ट का डेटा हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में जो है वो फैच करके लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आउटपुट नज़र आ रही है, अगर आप इससे फेमिलियर हैं तो आपके पास ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम कहते हैं, ये आपके पास जेसन फॉर्मेट में इसने आउटपुट दी है। तो अगर जेसन फॉर्मेट से आप फेमिलियर हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर फेमिलियर नहीं है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होती है एरे की। तो ये बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर, इसका मतलब है हमें यहाँ पे एरे रिटर्न हो रहा है। अब ये जो करली ब्रैकेट होती है रिप्रेजेंट करती है एक जेसन ऑब्जेक्ट को। तो जहाँ से ये ओपन हो रही है, जहाँ पे ये क्लोज हो रही है, इसका मतलब है यहाँ तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब सिंगल ऑब्जेक्ट में आपके पास क्या है, यूज़र आईडी है, आईडी है, ये आईडी ऑफ द पोस्ट है, ये आपके पास पोस्ट का टाइटल है और ये आपके पास पोस्ट की बॉडी है। ये आपके पास कॉमा आया, कॉमा आने का मतलब ये है कि अब आपके पास एक नेक्स्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आपको एक सिंगल पोस्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट की आईडी के थ्रू इसको गेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब चेंज करूँगा, चेंज क्या करूँगा कि यहाँ पर इसी के साथ मैं ऐड करूँगा / और फिर पोस्ट आईडी पुट कर दूंगा, पोस्ट आईडी 1। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास अब सिंगल ऑब्जेक्ट आपको जो है वो आउटपुट के ऊपर व्यू होगा। तो ये हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो ये व्यू हो रहा है। तो ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको देखें तो ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ये आपका स्टार्ट हो रहा है इस करली ब्रैकेट से। तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपके पास जो आउटपुट है दैट इज़ अ सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसकी आईडी चेंज करके मज़ीद कुछ पोस्ट्स को भी व्यू कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ पोस्ट नंबर 4 डिस्प्ले कराओ, तो पोस्ट नंबर 4 आपके पास यूज़र आईडी उसकी 1 है जिसने की है, आईडी पोस्ट की आईडी 4 है और ये उसका टाइटल है और ये आपके पास उसकी बॉडी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम वॉली लाइब्रेरी को डिस्कस करते हैं। वॉली लाइब्रेरी बेसिकली आपके पास गूगल ने डेवलप की है और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 2013 में। वॉली के वाले से अगर हम बात करें तो वॉली लाइब्रेरी का जो पर्पज़ है वो बेसिकली ट्रांसमिट करना होता है डेटा ओवर द नेटवर्क। क्योंकि ये हमारे पास डेटा वेब एपीआई से ओवर द नेटवर्क हमें मिलेगा तो यहाँ पर हमें इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये नेटवर्किंग को जो है वो बेसिकली फास्टर और ईजियर करने में आपके एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास अवेलेबल है एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, यानी इसका गिटहब के ऊपर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप इसके अंदर अगर कंपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और अगर आप इसके फीचर्स को यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली जो वॉली के फीचर हैं उसमें आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक स्केजुलिंग ऑफ नेटवर्क रिक्वेस्ट, यानी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली स्केजुअल कर सकते हैं, कंकरेंट कनेक्शंस आप ओपन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और आप यूज़र इंटरफेस को बेहतर वे में जो है वो डेटा जो आपका बैकएंड के ऊपर फैच हो रहा होगा इन थ्रेड्स उसको यूज़र इंटरफेस के ऊपर बेहतर वे में मैनेज करके जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वॉली में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आपके पास जो डेटा है वो क्या करती है, कैशे कर रही होती है। अब कैशे से आपकी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। अब कैशे से किस तरीके से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है तो हम बात करते हैं कि सपोज आपके पास कोई कंटेंट फैच हुआ और आपकी एप्लीकेशन पोर्ट्रेट मोड में है, उसके बाद आप उसको रोटेट करते हैं और वो लैंडस्केप मोड में चली जाती है। अब यहाँ पर अगर आपकी एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इस केस में आपके पास वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बार बार आपकी सर्वर से फैच की जाएगी। अब डेफिनेटली अगर आप बार बार रोटेशन उसकी कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन की, कभी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जा रहे हो तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब बार बार फैच करनी लानी पड़ रही है तो ये आपके पास एक सिस्टम के ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। अब वॉली में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि आपके पास ये चूँकि डेटा को कैशे करता है तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। अब जब कैशे होगा तो सपोज हम कहते हैं दिस इज़ द कैशे, तो सबसे पहले वो कैशे में डेटा देखेगा, अगर कैशे में मिल जाती है तो यहीं से वापस वो रिस्पॉन्स करेगा आपकी ऐप को। बट अगर आपके पास ये कैशे में नहीं मिलती तो फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स करेगा आपके पास वेब एपीआई को।
तो इसमें अगर आपके पास वो चीज़ कैशे में मिल जाती है जिसको ये ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा होता है, तो आपके पास आपकी आउटपुट जो है वो बेहतर वे में आपको रिप्रेजेंट हो सकती है और आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग जो है वो स्पीड ज़रा बढ़ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वॉली को इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं। तो वॉली को इंस्टॉल करने का तरीकाकार वही है कि आपने build.gradle में ये इंप्लीमेंटेशन की फ़ाइल पुट करनी है, तो ये इंस्ट्रक्शन पुट करनी है, तो आप सिंक करेंगे, सिंक करने के बाद आपकी ये जो है वो ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जो चूँकि इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। ये कहाँ पर ऐड करेंगे, ये मैनिफेस्ट का फोल्डर है, उसमें आपके पास manifest.xml में आप लोगों ने ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो इस इंस्ट्रक्शन से आपके पास जो इंटरनेट की परमिशन ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जब ओवर द नेटवर्क एक्टिविटी करती है तो उसको इंटरनेट की परमिशन होना लाजमी है। अगर ये नहीं होगी तो आप वाली लाइब्रेरी के थ्रू डेटा फैच नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वेस्ट क्यू को। बेसिकली आपको रिक्वेस्ट की क्यू मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं रिक्वेस्ट क्यू को किस तरीके से इनिशियलाइज़ किया जाता है। तो आपके पास ये क्लास है रिक्वेस्ट क्यू की, तो आपने इसको इस तरीके से मेंटेन करना है कि वॉली इज़ अ क्लास, उसके थ्रू आपने एक स्टैटिक मेथड कॉल करना है न्यू रिक्वेस्ट क्यू और वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो आपके पास ये रिक्वेस्ट क्यू इनिशिएट हो जाएगी। अब आप इसमें मल्टीपल टाइम्स जो है वो डेटा फैच करके ला सकते हैं। अब रिक्वेस्ट को किस तरीके से सेटअप करना है। रिक्वेस्ट को सेटअप करने का जो वे है वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको रिस्पांस किस वे में मिल रहा है। जैसे हमने बात की, हमारे पास दो तरह के रिस्पांस थे, एक जेसन एरे और दूसरा जेसन ऑब्जेक्ट। अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेकर आना चाहते हैं तो फिर आपको जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट पुट करनी पड़ेगी, बट अगर एरे करना चाहते हैं तो वो हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, तो यहाँ पर एरे पुट करना पड़ेगा। उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में सबसे पहली जो टाइप होती है वो आपने मेथड टाइप बतानी पड़ती है। आपके पास यहाँ पे जो मेथड की बात कर रहे हैं वो गेट का मेथड है। इस तरीके से आपके पास गेट का मेथड हो सकता है, पोस्ट का मेथड हो सकता है, अपडेट का मेथड हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आपकी वेब एपीआई के ऊपर मौजूद हो सकते हैं, तो उस बेस के ऊपर आप मेंशन करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो यूआरएल है। यूआरएल उसी तरीके से जो हमारे टॉप के ऊपर लिखा हुआ था, जिसके साथ मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास पोस्ट की इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होना स्टार्ट होगी। तो ये नहीं वो लिंक, वो यूआरएल जिसके थ्रू आप ये काम कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आर्गूमेंट हम नल पास करते हैं। बेसिकली ये जेसन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इनपुट देना चाह रहे हैं जो कि नॉर्मली पोस्ट के मेथड में दिया जाता है, तो यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट भी पास किया जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें एक इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन रिस्पांस लिसनर की, कि अगर रिस्पांस मिलता है तो रिस्पांस के साथ आपने क्या करना है, बट अगर आपके पास एरर आता है तो एरर के केस में आपने क्या करना है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 लिसनर्स की इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो लिसनर्स डेफिनेटली हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम रिस्पांस लिसनर की बात करते हैं तो उसको हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं किस चीज़ से, यहाँ पर आपने वो चीज़ मैंशन करनी है जो इनपुट आउटपुट पे आएगी। तो आउटपुट में आपके पास जो है वो जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जैसे ही आपके पास रिस्पांस आएगा तो आपका ऑन रिस्पांस वाला मेथड कॉल होगा। तो इस मेथड में आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको फ्रंट व्यू के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से जो दूसरा है वो एरर लिसनर भी इंप्लीमेंट करेगा आपके पास रिस्पांस डॉट एरर लिसनर को। तो अगर कोई एरर आता है तो आपका ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यूज़र को कोई यूज़र फ्रेंडली जो है वो मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। ये तमाम काम करने के बाद लास्ट के ऊपर आपने क्यू में इस अपनी रिक्वेस्ट को ऐड करना होगा ताकि उसको क्या किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट इस क्यू में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब जेसन को पार्स किस तरीके से करना है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की थी कि जेसन ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है। जेसन ऑब्जेक्ट में आपके पास जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जो डबल कोटेशंस में नज़र आ रही है, यूज़र आईडी, टाइटल और बॉडी, ये आपके पास एज अ की के तौर पे ट्रीट होंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स आया उसमें गेट इंट करेंगे, जो की देंगे तो उस की के अगेंस्ट हमें ये वैल्यू पुट करके दे देगा। तो चूँकि हमें पता है यूज़र आई के अगेंस्ट वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो हम गेट इंट करेंगे। आई के अगेंस्ट भी हम गेट इंट करेंगे। बट टाइटल के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, टाइटल के अगेंस्ट हमारे पास चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो यहाँ पे हम गेट स्ट्रिंग लिखेंगे। इस तरीके से बॉडी के अगेंस्ट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गेट स्ट्रिंग लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी इस तमाम के तमाम टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरह की कुछ एग्जांपल जो है वो बनाएंगे, जिसमें यूज़र जो है वो पोस्ट आईडी इनपुट करेगा, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी बताएंगे जिस यूज़र ने उसको पोस्ट किया होगा, यहाँ पे पोस्ट का टाइटल बताएंगे और यहाँ पर हम पोस्ट की बॉडी जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह की एप्लीकेशन अब हम डेवलप करते हैं।